नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपकी नौकरी लगने वाली है और कोई आप पर एफआईआर लगा दे तो क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? या फिर अगर आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो और अगर कोई आपके नाम की झूठी एफआईआर अगर दर्ज करा दे तो क्या इसका आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा? सबसे पहले हम समझते हैं एफआईआर क्या होती है। जब हम किसी बड़े या छोटे अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसे ही एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, यानी घटना के बारे में पहली जानकारी हम लिखवा रहे होते हैं। ये सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसको लिखित में बदला जाता है। एफआईआर सीआरपीसी 1973 के अनुसार चलती है। एफआईआर को किसी संगीन मामले या बड़े मामले में लिखवाया जाता है और यदि मामला ज्यादा बड़ा नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी आदमी किसी भी घटना की शिकायत पुलिस थाने में लिखवा सकता है, लेकिन कभी कभी अगर आप थाना नहीं पहुंच पाए तो आप फोन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपने शिकायत फोन पर करवाई है तो आपको बाद में पुलिस थाने में जाकर उस एफआईआर को लिखवाना होता है, क्योंकि ऐसा नियम है। जो शिकायत आप पुलिस को फोन पर दर्ज करवा रहे हैं, बाद में आपको थाने में जाकर उस शिकायत का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी उस शिकायत को मान्य नहीं माना जाएगा। आप जब भी किसी अपराध की या किसी घटना की जानकारी पुलिस में दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे उस घटना से जुड़ी हुई सारी जानकारी ली जाती है और कई तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे अपराध किसने किया था, किस समय हुआ था, वहां पर और कौन मौजूद था, अपराध कहाँ हुआ था। इस तरह के कई सारे सवाल किए जाते हैं। उसके बाद ये सभी जानकारी एक बुक में लिख दी जाती है, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि एफआईआर अलग है और ये बुक अलग है। कुछ लोग इसी को ही एफआईआर मान लेते हैं और वो इसे ही एफआईआर मानकर वापस घर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जब भी एफआईआर लिखवाने जाओगे तो उसकी एक फोटोकॉपी अपने साथ जरूर ले लें, क्योंकि आपका ये अधिकार होता है कि अगर वहाँ पर एफआईआर लिखने से कोई मना करता है तो आप उस पुलिस कर्मचारी पर भी एफआईआर कर सकते हैं। जब आप एफआईआर लिखवाते हैं तो इसकी असली पहचान के लिए एफआईआर के ऊपर इसका एफआईआर नंबर भी लिखा हुआ होता है। दोस्तों, एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। ये एकदम फ्री सेवा है। अगर आप पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं और वहां पर अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे पैसे या कोई भी चीज मांग रहा है तो आपको तुरंत उस अधिकारी की शिकायत किसी बड़े अधिकारी के पास करनी चाहिए। अब हम जानते हैं अपराध कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, मुख्यतः अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक नॉन कॉन्जिबल होता है जिसमें छोटे अपराध आते हैं। इसमें मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के सारे छोटे मोटे अपराध आते हैं। और दूसरा होता है कॉन्जिबल, इसे संज्ञेय अपराध कहा जाता है। इसमें रेप, मर्डर जैसे बड़े अपराध आते हैं। तो अगर आप सेक्शन 154 देखते हैं तो इसमें ये अनिवार्य है कि अगर कोई एफआईआर लिखने गया है तो उसे लिखना ही होगा। लेकिन अगर आप कोई एफआईआर लिखवाने गए और पुलिस ने लिखने से मना कर दिया तो आप डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, और अगर ये भी मना कर दे या फिर किसी कारणवश नहीं है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, और अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर उनको अनुच्छेद 156 के तहत एफआईआर लिखना होगा। उसके बाद वो फाइल थाने में जमा कर देंगे या भेज देंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पुलिस पर भी एफआईआर करनी है क्योंकि उसने आपकी एफआईआर नहीं लिखी है, इसलिए सीआरपीसी धारा 166A के तहत आप पुलिस पर भी एफआईआर लिखवा सकते हैं कि उन्होंने आपका एफआईआर नहीं लिखा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पर कोई झूठी एफआईआर कर दे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप उस केस में नहीं भी हैं, तो आपको फंसाने के लिए उस केस में आपका भी नाम डाल दिया जाता है। तो ऐसे में आपके पास तो कोई ना कोई प्रूफ होगा ही कि आप उस समय इस लोकेशन पर थे या फिर यहाँ व्यस्त थे। तो वो प्रूफ के साथ आप थाने में जाकर अपना नाम वहाँ से हटवा सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको ठोस सबूत देना होगा कि हाँ, आप उस घटना स्थल पर न रहकर कहीं और मौजूद थे। तो इसके लिए आप एसपी या डीएसपी के पास जाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये पावर होती है कि ये आप पर नो अरेस्टिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग भी नहीं मान रहे हैं
तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंटी सेपरेटरी बेल ले सकते हैं। ये मिल जाने के बाद आप पर कितने भी चार्ज क्यों ना लगे हों, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन कभी कभी कोई केस पेचीदा हो जाता है, तो जब यहाँ से भी आपको अगर बेल नहीं मिले तो आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर आप कोई सीसीटीवी फुटेज या अपनी लोकेशन ट्रेस करके दिखा सकते हैं कि आप उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। इन सभी विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प है कि जो व्यक्ति आपका नाम देकर आया है, आप उससे ही आग्रह कीजिए कि मैं नहीं था, इसलिए मेरा नाम वापस लो, या फिर उसे मानहानि केस कर देने की धमकी दीजिए। तो हो सकता है कि डर से आपका नाम वो वापस ले ले, क्योंकि यहाँ कोर्ट का चक्कर लगाने में बहुत समय लग जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है, लेकिन अगर इन सब से वो नहीं मानता है तो आपका नाम वापस नहीं लेता है, तो सबसे पहले आप कोर्ट में ये साबित कर दीजिए कि आप इस केस में शामिल नहीं हैं, और उसके बाद उस पर ही सेक्शन 500 के तहत मानहानि और 211 के तहत आपका समय बर्बाद करने और आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश करने का केस लगा दीजिए। अब उल्टा उसी पर केस चलना शुरू हो जाएगा। अब ये सवाल बनता है कि अगर आप किसी सरकारी जॉब पर हैं और आप पर कोई मुकदमा दर्ज है तो आपके साथ क्या हो सकता है। सामान्यतः जब आप किसी सरकारी नौकरी पर होते हैं तो उसकी एक गरिमा होती है। जब आप पर कोई मुकदमा करता है तो ऐसा नहीं है कि अब तो एकदम निश्चित हो गया कि अब आपकी नौकरी जाएगी ही जाएगी। हाँ, ऐसे केस में चांस बढ़ जाते हैं कि सरकार आपको सस्पेंड भी कर सकती है, ताकि आप उस समय कोई गलत कार्य ना करें या फिर आप अपनी पोस्टिंग का गलत फायदा ना उठाएं। अब हम जानते हैं कि ये किसी स्टूडेंट्स के लिए कितना खतरनाक है। क्या उस स्टूडेंट की नौकरी लग सकती है जिस पर एफआईआर दर्ज है? तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक, अगर फॉर्म भरने से पहले ही आप पर एफआईआर दर्ज है तो आप अपनी बेगुनाही का सबूत डालकर फॉर्म में ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरते समय ये पूछा जाता है कि आप पर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है ना। वहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से बेगुनाही का सबूत मिल गया है। लेकिन जब फॉर्म भरने के बाद आप पर मुकदमा दर्ज होता है तो आपसे फिर ज्वाइनिंग के समय एक हलफनामा मांगा जाता है। उस समय भी आप ये दे सकते हैं कि हमने अपनी बेगुनाही का सबूत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में दे दिया है, जिससे उस समय आपको ये भी बता दिया जाएगा कि जब आपकी बेगुनाही गलत साबित होगी, यानी कि अगर आप दोषी साबित होते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के